गेम भी स्ट्रैटेजी के बिना जीता नहीं जा सकता है। अपनी योजनाओं बनाना ही सफलता नहीं देती है, योजनाओं पे अमल करना ही सफलता का मूल मंत्र है। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी का मतलब है, तीन बातें सुनिए, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। तीन बातें। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। ये जो कैसे जाओगे इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। जाना कहाँ है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव। अभी कहाँ है वो मेरा एग्जिस्टिंग स्टेट। अभी कहाँ हूँ, 10 करोड़ रुपया साल का धंधा करता हूँ। जाना कहाँ है, 50 करोड़ रुपए जाना है। ये 10 से 50 पे कैसे जाओगे उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का महाकुंभ में आपका स्वागत है। फिर से 20 चैप्टर देने वाला हूं, जिंदगी बदल जाएगी, फेलियर प्रूफ बिजनेस बन जाएगा आपका। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, बात क्या करेंगे, कैसे जाओगे। वो क्या 20 अध्याय है, रहिएगा मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट, एक के बाद एक लगातार 20 चैप्टर पढ़िए। एप्लीकेशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से बिजनेस को सफल बनाया जाता है। मेरी पहली स्ट्रैटेजी है लीडरशिप इन पाइपलाइन। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कंपनी के अंदर कैसे ऐसी लीडरशिप तैयार हो जो आपके बिना वो काम कर सके। लीडरशिप इन पाइपलाइन से आप एक लीडर को नर्चर कैसे कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, उनकी कॉम्पिटेंसीज को पहचानते हो, प्लान कर पाते हो कि भाई मैं आगे चल के बिजनेस को रन कैसे करूंगा, मैन पावर कैसे आगे बढ़ेगी। स्टेप अप का मॉडल है। इसमें स्टेजेस होती है। पाइपलाइन समझो क्या होता है। पाइपलाइन, पाइप गुजरता है ना, जिसमें से पानी जाता है, साफ पानी या नाली का पानी, कोई भी पानी, पर पानी जाता है पाइप में से। वो पाइप मुड़ता है कहीं स्टेज पे, जब वो मुड़ता है और ऊपर जाता है, मुड़ता है कहीं पे, वो मुड़ते हुए पाइप में कहीं रुक ना जाए पानी। ऐसे ही लैडर जब ऊपर जाता है, एक इंसान के ऊपर जाते वक्त कंपनी में मैनेजर से, जनरल मैनेजर से, वाइस प्रेसिडेंट से सीईओ, क्या फर्क आ जाता है, उसे क्या सीखना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर हो अगर आप, नया बिजनेस है आपका, तो आप भी अलग अलग स्टेजेस से खुद गुजरोगे। मैं भी गुजरा हूं अलग अलग स्टेजेस से। जब मैं 10 लाख रुपया साल का बिजनेस करता था, मेरा काम करने का तरीका अलग था। 1 करोड़ का बिजनेस करता था, काम करने का तरीका अलग था। जब मैं 10 करोड़ का साल का बिजनेस करने लगा, मेरे काम करने का तरीका बदल गया। जब मैं 100 करोड़ का बिजनेस करने लगा, साल में काम करने का तरीका बदल गया। आज मैं 1000 करोड़ की तैयारी कर रहा हूं, मेरा काम करने का तरीका बदल गया। बात बड़ी सिंपल है, अलग अलग स्टेजेस को समझो। पहली स्टेज होती है मैनेज सेल्फ, आदमी अपने आप को चलाता है। दूसरी स्टेज होती है मैनेज अदर्स। अब वो छोटी सी टीम बना लेता है। आपके साथ ही ऐसा होगा, अगर शुरुआती बिजनेस है तो आपने 4, 5, 7 लोगों की टीम बनाई, अब आप उनको मैनेज कर रहे हो। उसके बाद आप और ऊपर चलते हो, उसको बोलते हैं मैनेजिंग द मैनेजर्स। अब आपने मैनेजर रख लिए और आप मैनेजर से काम कर रहे हो जो नीचे काम करा रहे हैं। और स्टेज ऊपर जाती है, फिर बन जाते हैं फंक्शनल मैनेजर, कि पूरा का पूरा बिजनेस में, जिसमें मैनेजिंग द मैनेजर भी है, मैनेजर भी है, और जो सेल्फ काम कर रहा है खुद से, वो भी एग्जिस्ट करता है। और ऊपर जाते हैं, जब आपकी कंपनी में, कंपनी बड़ी होती है तो ऐसे लीडर चाहिए होते हैं जो होते हैं बिजनेस मैनेजर। फंक्शन क्या होते हैं, फाइनेंस का फंक्शन, एचआर का फंक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, ऑपरेशंस का फंक्शन, ये सारे फंक्शन हो गए। बिजनेस क्या होता है, इन सब के ऊपर एक आदमी जो पूरे बिजनेस को देखता है, उसको पीएनएल आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आना चाहिए। खाली लोगों से काम कराना उसका काम नहीं है। हर स्टेज पे अलग प्रकार की क्वालिटी, अलग प्रकार की कॉम्पिटेंस चाहिए। बिजनेस मैनेजर के ऊपर होता है ग्रुप मैनेजर, वो पूरे बिजनेस का मैनेजर होता है, उसमें अलग अलग 2-3 बिजनेस चल रहे होते हैं, उनका ग्रुप मैनेजर होता है। और फाइनली होता है एंटरप्राइज मैनेजर, जिसको बोलते हैं चेयरमैन। ग्रुप मैनेजर अमूमन सीईओ होता है, एंटरप्राइज मैनेजर होता है चेयरमैन। तो मैनेजर वर्ड को छोड़िए, मैं डेजिग्नेशन समझाता हूं। आपने सेल्फ से दूसरों को मैनेज किया, अब आप मैनेजर बन गए। उसके बाद आपने मैनेजर्स को मैनेज किया, फिर मैनेजर्स को मैनेज करके आप फंक्शनल हेड बन गए। ये नॉर्मली जनरल मैनेजर्स होते हैं, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद आप फंक्शनल हेड से पूरे बिजनेस के हेड बन गए। बिजनेस हेड सीईओ से नीचे का पोजीशन होता है, और फिर उसके बाद सीईओ बनता है और चेयरमैन बनता है। ये आप अपने लिए भी सोच सकते हो, अपनी टीम के लिए भी सोच सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज आपको चाहिए। जब आप दूसरों को मैनेज करते हैं तो आपको दूसरों से काम कराना आना चाहिए, गेटिंग थिंग्स डन। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, आप उनकी रिपोर्ट लेनी आनी चाहिए, उनकी प्रायोरिटी सेट करनी आनी चाहिए, उनका जॉब डिजाइन करना आना चाहिए, उनको डेलीगेट करना आना चाहिए। आपको कंपनी की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, उनको कोच कर सके। एक लीडर और एक फॉलोअर के मध्य सोच का फर्क होता है। जब आप मैनेजर्स को मैनेज करने लग जाते हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, उस समय डेलीगेशन आना चाहिए, काम देना कैसे है, प्रोग्रेस को मेजर करना आना चाहिए, आप कैसे उनसे रिजल्ट्स निकाल सकें, बाय एग्जांपल लीड कर सकें, आप उनको एक बड़ी टीम बना सकें। उसके बाद जब आप एक फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो आपको बड़ा पिक्चर देखना आना चाहिए। धंधे में यही होता है, 1 करोड़ साल का धंधा करने वाले का काम तरीका अलग है,
10 करोड़ का अलग है और उसके बाद जंप 50 या 100 करोड़ की बिल्कुल अलग है। अब आपको कल्चर बिल्ड करना आना चाहिए। अब आप बेचू नहीं है, सोचू है। बेचू और सोचू का अंतर पता होना चाहिए आपको। अब आप थोड़ा स्ट्रैटेजिक हो गए हैं। अब केवल हर समय काम नहीं करते हैं, अब आप बड़े गोल्स बना पाते हैं। अब डेलीगेट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर जो काम दे रहा है, जिसको दिया वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डेलीगेटर रिस्पॉन्सिबल है जो काम दे रहा है। अब आपको चाहिए मैन पावर छूट के ना जाए, और उसके बाद जब आप फंक्शनल हेड बन जाते हैं तो उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करना आना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी सीखना चाहिए, पूरा बिजनेस एक्यूमेन, पूरा फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस आना चाहिए आपको, पूरा वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, ये सब समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्ट इस समय प्रॉफिट में है कि लॉस में, एग्जीक्यूशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सब आना चाहिए। और फाइनली आप जब सीईओ बन जाते हैं तो पूरे के पूरे बिजनेस को, रेवेन्यू पिलर्स को जूम इन भी कर सको, बड़ी पिक्चर भी देख सको, अंदर भी घुस सको, एग्जीक्यूशन के मास्टर हो जाते हो आप। और जब आप सीईओ से चेयरमैन बनते हो तो चेयरमैन बनने के बाद तो आप बड़े लेकर हैं, और वो एक अलग प्रकार की क्वालिटीज चाहिए। मन करता है इसको बहुत डिटेल में लेके जाऊं, समय की कमी रहेगी। घर की उलझने कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन याद रखना अभी नहीं तो कभी नहीं। नो रिपीट टेलीकास्ट बने रहिए मेरे साथ। अगला चैप्टर सिचुएशनल लीडरशिप। किस सिचुएशन के अंदर लीडर कैसे काम करे ताकि उसकी टीम अच्छा काम कर सके। आपको समझना पड़ेगा कि 4 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल होते हैं और 54% लीडर एक ही स्टाइल के साथ सबसे काम करते हैं। हर एक को, घोड़ा गधा दोनों को एक ही प्रकार का डीलिंग, और इसी कारण वो ज्यादातर समय गलत स्टाइल के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट लीडर, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर भी इंपॉर्टेंट है। आप खाली नौकरी करते तो भी आप घर वालों से तो लीडरशिप स्टाइल आपको समझना पड़ेगा कि कैसे डील करना है सबसे। गलत लीडरशिप स्टाइल के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं, डिसएंगेज हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है, नेचुरली बहुत कॉस्टली पड़ता है, आप अच्छा काम नहीं कर पाते। पहले समझिए लीडरशिप स्टाइल में ये पर्सन बेस्ड नहीं है, टास्क बेस्ड है। यानी कि एक ही आदमी के साथ अलग अलग टास्क पे आपको अलग अलग स्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आपको अलग स्टाइल से मुझे सिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन का स्टाइल, क्योंकि मुझे आता नहीं, आपको मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर बिजनेस ट्रेनिंग करना है वो मुझको आता है तो आपका लीडरशिप स्टाइल मेरे साथ अलग होगा। आप केवल डिस्कशन करेंगे, मुझे डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि वो काम मुझको आता है। ऐसे ही 4 प्रकार के स्टाइल है। एक है डायरेक्टिंग, दूसरा है मेंटरिंग, तीसरा है लिसनिंग, चौथा है डेलीगेटिंग। चारों का मतलब क्या है समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आया और नए एम्प्लॉय को काम करना बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, तो तब उसको केवल डायरेक्शन देना है, सपोर्ट नहीं देना। आप समझिए, डायरेक्शन सपोर्ट से समझिएगा, ये 2 वर्ड याद रखिए बस। आपको उसको डायरेक्शन देना, तब उस समय सपोर्ट नहीं देने का मतलब है इसके साथ बैठना नहीं है, टाइम नहीं बताना है, डायरेक्शन देना, बेटा ये काम करो, ऐसे काम करो, गुड बॉय, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, डायरेक्शन देके आ जाओ। लेकिन जैसे जैसे वो 3-4 नंबर आने लग जाते हैं उसके 10 में से, अब आप उसके साथ बैठ के समय भी लगाओगे, डायरेक्शन भी दोगे, सपोर्ट भी दोगे, क्योंकि आपके लिए वैल्यूएबल होता जा रहा है वो। और अब उसको सपोर्ट की भी जरूरत है, अब उसको सपोर्ट भी चाहिए आपसे ताकि वो और आगे बढ़े। जब वो काम सीखने लग जाता है, सीखने के बाद में अब वो 7/10 हो गया, अब आपको उसको डायरेक्शन ज्यादा नहीं देना क्योंकि काम आ गया उसको, अब खाली सपोर्ट देना, एनकरेजमेंट देना है, सपोर्ट देना, एनकरेजमेंट देना है। और फाइनली जब वो 9/10 हो गया, उसको पूरा काम आ गया, तो ना उसको डायरेक्शन चाहिए ना सपोर्ट चाहिए, उसको खाली डिस्कशन चाहिए, और वहां पे वो डेलीगेशन हो जाएगा उसको। जब आदमी को काम करना पूरा आता है तो आप उसको कुछ नहीं, वो खाली आपसे डिस्कस करेगा, डिसीजन ले लेगा, आपने डेलीगेट कर दिया, अपने आप कर लेगा। तो जो एक्सपर्ट होते हैं हर समय उनको बताया नहीं जाता ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अगर आपकी धर्मपत्नी को खाना बनाना आता है तो बताओ मत कैसे बनाना है, तो खाली डिस्कस करो कि जाने मन आज क्या बनाओगे, तो आज से भी बढ़िया दाल कैसे बनेगी, बट डिस्कशन कर लो, अपने आप बना लेंगे वो। जिस चीज का आदमी को काम आता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन मत दो, उसके ऊपर खाली डिस्कशन करो। समझदार लीडर वो है जब कोई पत्थर फेंकता है तो वो उससे भी मजबूत स्मारक बना सकता है। आपने सुना है, मैं आपको आज पूरा एग्जांपल दूंगा चक दे इंडिया मूवी का। याद है आपको कबीर खान, शाहरुख खान जब उस मूवी में चालू करता है तो शुरुआत में जो डायरेक्शन का स्टाइल मैंने आपको बताया है, जहां खाली डायरेक्शन देना है, सपोर्ट नहीं, सीधा सीधा बोलना। लड़कियां सारी अलग अलग जगह से आती हैं, उनसे पूछता है अपना इंट्रोडक्शन दो, तो बोलती है वो पंजाबी लड़की, मैं पंजाब से हूँ, ओ जी मैं जी हरियाणा तो आई हूँ, है जी। ऐसे ही कोई बंगाली थी, कोई महाराष्ट्रियन थी, अपने अपने स्टेट्स का नाम ले रहे थे। तो तब वो 1/10 थे इंडिया के हिसाब से। उसने खाली बताया तुम सब इंडिया के लिए खेल रहे हो, स्टेट के लिए नहीं। डायरेक्शन, सपोर्ट नहीं, केवल डायरेक्शन। भागो चक्कर काटो ग्राउंड के, डायरेक्शन। थोड़ा मूवी आगे बढ़ी, उसके बाद वो डायरेक्शन तो दे रहा था कि एक टीम एक टीम एक टीम, लेकिन अब उसने सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दिया।
याद है आपको जिस समय वो सारी लड़कियों को लंच पे लेके गया था तो वहां नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को 4 लड़के छेड़ रहे थे, वहां झगड़ा हो गया, तब उसने सपोर्ट किया, लड़कियों को डांटा नहीं। जब लड़कियों ने जाकर के लड़कों को मारा पीटा वहां पे तो वो चुपचाप देख रहा था, यानी कि उसका साइलेंट सपोर्ट था वहां पे, क्योंकि वो लड़कियां अब 4/10 पे आ रही थी, आगे बढ़ रही थी, और फिर उसके बाद इतना ज्यादा आगे बढ़ी कि उसके बाद उसने डायरेक्शन देना कम कर दिया, सपोर्ट और बढ़ा दिया। जब बोला कि मैनेजमेंट ने लड़कियां नहीं जाएंगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, हॉकी के लिए केवल लड़के जाएंगे, तो उसने क्या बोला, एक काम करते हैं, तुम्हारी टीम मेरी टीम के खिलाफ मैच हो जाए, देखेंगे उसके बाद, अगर हम जीते तो हम जाएंगे, नहीं तो लड़कों को ले जाना। उसने इतना सपोर्ट एक्सटेंड किया, अपना नाम रिस्क पे लिया और आगे बढ़ा दिया। कोच कबीर खान ने चैलेंज कर दिया मैनेजमेंट को, इतना सपोर्ट किया लड़कियों को, अब डायरेक्ट नहीं किया, अब तो लड़कियों ने जान लगाई, और बाद में वो सब लड़के जीतते हो गए, लेकिन इतनी तालियां बजाई कि लड़कियों को भी बाद में वर्ल्ड कप पे ले गए। फाइनली जब चौथे स्टेज पे आए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह काम मैच चल रहा था, उस समय आगे की 2 फॉरवर्ड प्लेयर्स आपस में भिड़ रही थी, तब उसने डिस्कशन किया उनके साथ में कि भारत को जीतना है या आपको जीतना है, बस डिस्कशन किया उन्होंने। उस समय उन्होंने ना डायरेक्शन दिया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कुछ नहीं बोला, और उनको सपोर्ट भी नहीं चाहिए, अब तो वो खिलाड़ी हो चुकी थी पूरी, और उसके बाद वो लड़कियों ने फाड़ डाला और मैच कैसे जीते, ये इसको बोलते हैं चक दे इंडिया। इसी तरीके को सीखना पड़ेगा कि एक आदमी के साथ कब आपको कैसे डील करना है। एक्सपर्ट को बताते नहीं है, उससे डिस्कस करते हैं, और नए खिलाड़ी को बताते हैं, उससे डिस्कस नहीं करते हैं। तो जूनियर के साथ सीनियर के साथ काम करने का तरीका अलग है। आप अथॉरिटेटिव तरीके से जूनियर के साथ चलेंगे, इसको प्रिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और फैसिलिटेटिव तरीके से चलते हैं सीनियर के साथ, जिसको काम करना आ जाता है, उसको खाली फैसिलिटेट करते हैं, उसको लिसन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। जूनियर को बताते सिखाते हैं, सीनियर के साथ डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं 4 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल। यहां से जो हटाया आपने ध्यान, हो जाएगा आपका बड़ा नुकसान, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। स्कोरबोर्ड स्ट्रैटेजी मेरा अगला चैप्टर। बड़े बड़े बिजनेसमैन की शुरुआत से आगे बढ़ते वक्त सफलता का कारण है कि उनके स्कोरबोर्ड्स बड़े मजबूत होते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं स्कोरबोर्ड बनाया कैसे जाता है, अभी सुनो कैसे बनाया जाता है। हर डिपार्टमेंट को, हर आदमी को, हर इंडिविजुअल को स्ट्रॉन्ग केपीआई बना के देना है, जिससे बनता है स्कोरबोर्ड। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हर आदमी के काम पे एक गणित लगाना है, एक मैथमेटिक्स लगाना है कि ये काम रोज होगा, जिसको शाम स्कोरबोर्ड से मेजरमेंट मिल जाए। गोवा के बीच पे जिंदगी भर लेमनेड पीना और आपका धंधा अपने आप बढ़ना, दुबई के बीच पे लेमनेड पीना, या वृंदावन में जाके भगवान के नाम का भजन करना, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ना, ये कब होगा सपना पूरा? जब आपके स्कोरबोर्ड हो जाएंगे मजबूत। जब स्कोरबोर्ड चालू होता है तो फुटबॉल में जो खिलाड़ी पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं और फुटबॉल मैच में स्कोरबोर्ड चालू होने के बाद खेलते हैं, दोनों में एनर्जी का जमीन आसमान का अंतर होता है। कभी बास्केटबॉल में प्रैक्टिस कर रहे बच्चों को देखना और एक्चुअल बास्केटबॉल खेलते वक्त जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाए, देखना जमीन आसमान का एनर्जी में अंतर होता है। People play differently when they have a scoreboard. Golden statement. Come on. People play differently. They play differently. जान लगा देते हैं जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाता है। स्कोरबोर्ड टेस्ट मैच क्रिकेट का हो, आपस में मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस मैच हो, कोई जान नहीं लगाता। लेकिन जब स्कोरबोर्ड चालू हो जाए इंडिया पाकिस्तान का, एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, जीतना ही जीतना है। अपनी टीम को जिताओ, उनका स्कोरबोर्ड चालू करो। बनाते कैसे हैं स्कोरबोर्ड में? देखिए, इससे सारे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, उनका स्किल विल, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी, उनका सब चीजों को आप मेजर कर सकते हो। विदाउट सेल्फ इवैल्यूएशन फेलियर इज इनएविटेबल। करना कैसे है? अलग अलग डिपार्टमेंट का उदाहरण देता हूं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का करना हो तो उनका लीड जनरेशन कितना हो रहा है, उसको मेजर करो। उसकी कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है, इतनी लीड आई, 1 रुपए की लीड लाने के लिए कितना पैसा लगा। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक कितना ला पा रहा है। क्वालिफाइड लीड अपॉन टोटल लीड भी चेक कर सकते हो आप कि अच्छी लीड अपॉन टोटल लीड आई 10,000 पर काम की लीड थी 100। कॉस्ट पर सेल निकाल सकते हो, भाई तूने इतनी लीड लाई, उसमें से कन्वर्जन का ट्रैफिक रोकड़ा कमाई तो इतने की हुई ना, उसे बोलते हैं कॉस्ट पर सेल। ऐसे ही आप डेली, वीकली, मंथली सेल्स रेवेन्यू भी मेजर करते हो। भाई तुम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, इससे मेरे इतने रुपए की सेल टोटल हुई महीने में। इसको बोलते हैं बेसिकली मैट्रिक्स, केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कभी वेंडर से काम कराओ, केपीआई डालो, एम्प्लॉय से काम कराओ, केपीआई डालो, खुद भी काम करो, केपीआई डालो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। वो इंडिकेटर से पता चलेगा टोटल यूजर कितने हैं अपने पास, उसमें से एक्टिव यूजर कितने हैं, तो एक्टिव यूजर अपॉन टोटल यूजर।
आपका सोशल मीडिया का टोटल रीच कितना है, टोटल एंगेजमेंट कितना है। मैं भी देखता हूं अपने सोशल मीडिया पे, आज हमारे फेसबुक चैनल पे 40 करोड़ का व्यूअरशिप है पर मंथ, अमेजिंग तरीके से बढ़ रहा है। 30-40 हजार फॉलोअर्स पर डे ऐड हो रहे हैं फेसबुक पे हमारे। यूट्यूब आज वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में। हम सारे नंबर्स को मेजर करते हैं। आपको देखना है कि वेबसाइट पे यूजर कितना है, पेज व्यू कितना है, एवरेज सेशन कितना है, बाउंस रेट कैसा है, अनसब्सक्राइब रेट कैसा है, डिलीवरी रेट कैसा है आपके ईमेल का। इससे इन केपीआई से पता चल जाता है कि भाई एक्चुअली चल क्या रहा है आपके साथ में। अगर कुछ कंटेंट बनाया है, कंटेंट के केपीआई कैसे होते हैं, जैसे हम बनाते हैं, तो कंटेंट से ही पता चलना चाहिए भाई उस कंटेंट को आगे कितने लोगों ने वेबसाइट पे देखा है, फेसबुक पे देखा, उससे कितनी लीड जनरेट हुई, उसको टोटल नंबर ऑफ कितनी बारी देखा गया, या उसमें कमेंट्स कितने आ रहे हैं, या उसको कितने लोगों ने शेयर किया। मान लो देखा 10,000 लोगों ने, शेयर किया 1,000 लोगों ने, तो शेयर पर व्यू आपका 10% हो गया। पूछो कि ऐसा कंटेंट बनाओ कि हर आदमी शेयर करे वीडियो को। कीवर्ड रैंकिंग चेक कर सकते हो आप, फाइनेंस के केपीआई चेक करो, केपीआई स्कोर बोर्ड, हर आदमी पे, हर डिपार्टमेंट पे स्कोर बोर्ड डाल दो। याद है ना स्ट्रैटेजी का मतलब, अभी कहां जाना, कहां कैसे जाओगे, स्कोर बोर्ड की मदद से जाओगे। फाइनेंस वालों का चेक करो, उनका पेमेंट एरर रेट कितना है, आपका कैश बर्न रेट कितना है, यूनिट लेवल मार्जिन कितने हैं। मान लो आप जूस की बोतल बनाते हो, ये मेरे पास पड़ी है पानी की बोतल, मैं अगर ये बोतल बनाता हूं, मैं 10,000 बोतल बेचता हूं, लेकिन एक बोतल पे मैं कितना रुपया कमा रहा हूं, केपीआई हो गया। आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल का टर्नओवर देखना है, इन्वेंट्री का टर्नओवर देखना है, आपको बजट का वेरिएंस देखना है कि भाई इतना बजट, हमने कहा था कि 100 रुपए का बजट है, 110 रुपया खर्च हो गया या 90 रुपए में काम कर लिया। अगर ऐसे आपने टीम बनाई, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखा जो फाइनेंस का हो, और अपने साथ में एक आदमी जो एक्सेल और एमआईएस पे काम कर सके या सॉफ्टवेयर पे काम कर सके, सबकी रिपोर्ट बना दे। एचआर वाले का भी चेक कर सकते हो आप कि भाई वो जॉब सेटिस्फैक्शन रेट कैसे चल रहा है, एब्सेंटीजम रेट क्या है इस समय मेरा। अगर तू हायरिंग कर रहा है तो टाइम टू हायर कितना लग रहा है, कितने दिन में एक एम्प्लॉय हायर कर लेता है, आप क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने ला रहा है, क्वालिटी ऑफ हायर कैसा है, कॉस्ट पर हायर कितना आ रहा है, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम का क्या रेट चल रहा है। ये सारे केपीआई हैं। स्कोर बोर्ड बनाने का प्रैक्टिस शुरू करो। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने 20 चैप्टर लेने हैं। आप ट्रेनिंग का देख सकते हो, ट्रेनिंग स्पेंड पर एम्प्लॉय, या ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, या फिर आप आईटी का देख सकते हो कितने क्रिटिकल बग्स आ रहे हैं, रेजोल्यूशन रेट कैसा है, एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या आ रहा है। ये सारे क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है कि फिर उसके बाद टीम में एट्रिशन तो नहीं हो रहा है, वो तो चलो एचआर का हो गया। आप इसी तरह से डाउन टाइम रेट चेक कर सकते हो। कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में देखो कस्टमर कितना खुश है, कितना दुखी है आपसे, कि ईमेल बैकलॉग कितना है, कस्टमर का एवरेज टॉक टाइम आपका कस्टमर से कितना है, कस्टमर को कितनी देर में आप फोन उठाते हो, कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड है उस कस्टमर के साथ में, पुराने कस्टमर के साथ में, या इनबाउंड कॉल अगर आ रही है आपको तो कितनी कॉल्स आपने हैंडल करी पर एजेंट पर आवर, या कंप्लेंट वर्सेस रेजोल्यूशन चेक करो। 1000 कंप्लेंट आई, रिजॉल्व कितनी हुई, 900 हुई, यानी कि 90% हो रही है। 100% पे कब पहुंच सकते हैं हम। तो यही है सारे तरीके जिससे आप स्कोर बोर्ड बनाओगे। स्कोर बोर्ड आ जाएगा, लोग भागने लगेंगे। जब स्कोर चालू होता है तो खिलाड़ी तेज खेलता है। आज अगर दे दिया आपने मेरा साथ और सुन ली मेरी बात, दे दोगे हर तकलीफ को मात। याद रखना एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट आज यूट्यूब पे दोबारा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और वर्ल्ड एमएसएमई वीक, ये जो हम हफ्ता मना रहे हैं, इसके बारे में जल्दी बताऊंगा आपको। अगला मेरा स्ट्रैटेजी होशिन कैनरी। होशिन कैनरी स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का मॉडल है। स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, एग्जीक्यूशन से जाओगे। सफलता को एग्जीक्यूशन से मिलती है। इससे पहले मैं याद दिला दूं आपको, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, लेकिन अभी आप YouTube का ये वीडियो सबको शेयर कर सकते हो। बाद में हट जाएगा, वीडियो खत्म होते ही ये खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को फैला सकते हो, साथ साथ आप शेयर कर सकते हो। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगे। विजनरी कंपनी के लिए 1% विजन, 99% एग्जीक्यूशन चाहिए आपको। होशिन कैनरी होता क्या है पहले समझे। होशिन का मतलब है डायरेक्शन, कैनरी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। होशिन मतलब दिशा, मतलब दशा। जब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, इसका मतलब है हाउ डू वी मैनेज आवर डायरेक्शन, यानी कि जाना कहां है, वो डायरेक्शन, वो है होशिन। कैनरी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन, कैसे वहां पहुंचेंगे। जब होशिन कैनरी दोनों साथ में मिल जाते हैं तो होता है कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें जो कम्युनिकेशन है वो है कैनरी, और जो की गोल्स है यानी कि डायरेक्शन है वो है होशिन। समझिए मेरी बात को, हो मतलब डायरेक्शन और कैनरी का मतलब है आपका मैनेजमेंट। जब ये दोनों साथ में जुड़ते हैं तभी। अब इससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, थोड़ा आसान करता हूं, साधारण जिंदगी में भी काम आएगा आपको। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है,
बीइंग इफेक्टिव और बीइंग एफिशिएंट। पहले क्या आता है, इसको हिंदी में पूछते हैं। काम को सही काम करें या काम को सही ढंग से करें? ऊपर लिखा है सही काम करें, नीचे काम को सही ढंग से करें। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ज्यादातर लोग बोलते हैं काम को सही ढंग से करें। नहीं, पहले होना चाहिए सही काम करें। होशिन में पहले डायरेक्शन है, सही काम करें, डूइंग द राइट थिंग्स, नॉट डूइंग थिंग्स राइटली। दो बातें हैं ना ये। सही काम करें मतलब डूइंग द राइट थिंग्स, काम को सही ढंग से करें मतलब थिंग्स राइटली। तो जो सही ढंग से करना है, एफिशिएंसी लाना है, स्पीड लाना है, वो बाद में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन बाद में आएगा। पहले क्या है? इफेक्टिवनेस, यानी कि सही काम करें, सही डायरेक्शन में जाएं। पहले डायरेक्शन आएगा, बाद में स्पीड आएगी। बात को समझिए आप कि जब आपने टायर फिट करना है गाड़ी के अंदर, असेंबली लाइन में उदाहरण लिया मैंने, आप बम्पर फिट करते वक्त आगे का पीछे फिट कर दो, पीछे का आगे फिट कर दो। 1 घंटे में 10 करते थे, आपने 1 घंटे में 50 कर दिया। आपने ज्यादा स्पीड से कर दिया, फायदा नहीं है। एग्जीक्यूशन, स्पीड ये बाद में है। पहले आपको डिसाइड करना है सही काम क्या है। इसीलिए होशिन कैनरी में सबसे पहले क्या आता है? होशिन आता है। होशिन मतलब डायरेक्शन। तो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी टीम को कम्युनिकेट करना पड़ेगा डायरेक्शन है क्या। सो होशिन का रूल क्या है? होशिन का पहले रूल समझिए आप। इसके लिए होशिन यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको चाहिए कैच बॉल। कैच बॉल, इसका एक रूल होता है कि जब भी आपने विजन एस्टैब्लिश कर लिया, क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी एस्टैब्लिश कर ली कि भाई तुम्हारा ये रोल है, ये गोल है, तुम्हारा ये रोल है, ये गोल है, तुम्हारा ये रोल है, ये गोल है। रोल मतलब एचआर, गोल मतलब इतने आदमी हायर करने हैं। रोल मतलब सेल्स, गोल मतलब तुमको आज इस महीने 10 लाख रुपए का माल बेचना है। और रोल और गोल आपने बना दिया। अब क्या करना है? कैच बॉल, कम्युनिकेट। आपने बॉल फेंकी, उसको गोल समझाया, उसने बॉल वापस फेंकी, सर मुझको ये समझ में आया। आपने फिर बॉल फेंकी, तुमको क्या समझ में आया? उसने वापस बॉल फेंकी, सर मुझको ये समझ में आया। यानी कि एक दूसरे से बार बार बात करनी है आपको। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी कम्युनिकेशन में, हमेशा रहेगी कंफ्यूजन, रहेगी कम्युनिकेशन में। सारी समस्याएं इसीलिए आती हैं। बाद में आता है कैनरी, ये था होशिन। कैच बॉल कि आपने क्या किया? एनुअल ऑब्जेक्टिव बना लिए, कम्युनिकेट कर दिया एनुअल ऑब्जेक्टिव, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी बना ली। ये था आपका होशिन। अब नीचे आता है आपका कैनरी। कैनरी का मतलब क्या हो गया? पीडीसीए, रिव्यू करो, मंथली रिव्यू, आपको क्वार्टरली रिव्यू, आपको वीकली रिव्यू। आपको जब आपने रिव्यू स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए, वो हो गया मैनेजमेंट। भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ। देखिए होशिन कैनरी को जेरोक्स भी फॉलो करता है, टोयोटा भी फॉलो करता है, ये जापानीज स्टाइल है। और राधेश्याम दीक्षित है हमारे प्रोफेसर आनंदा डेरी के, वो भी इसको फॉलो करते हैं। इसको बेसिकली एओपी भी एक मॉडल होता है, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान। एनुअल ऑपरेटिंग प्लान क्या होता है? बजटेड विमोसा, यानी कि आपने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एक्शन प्लान को बजट दे दिया। इतने रुपए में ये काम हमारे को इस साल में खत्म करना है। ड्रीम इज व्हाट वी सी, रियलिटी इज व्हाट वी एग्जीक्यूट। यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्यूजेस टू एग्जीक्यूशन। और उसके लिए आपको ये 2 चीजें आपको क्लियर तरीके से चाहिए। एक, हमें जाना कहां है, उसके बारे में सबको बहुत अच्छे से बताना है। और उसके बाद जाना कैसे है, यानी कि उसके लिए आपको रिव्यूज करने हैं। पहले कैच बॉल कर लिया, फिर रिव्यू करके आपने इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड कर लिया। यही है होशिन कैनरी। जब पूरी कंपनी को क्लैरिटी हो जाए, साधारण भाषा में समरी क्या है, आपके चौकीदार से मैं पूछ लूं मेरा रोल क्या है और टॉप 3 गोल क्या है, डांस करना चाहिए पूरी कंपनी को, आपकी एक एम्प्लॉय को। किसी को भी खड़ा कर दूं आपकी कंपनी में, मेरे पीछे कैमरामैन खड़ा है, कैमरामैन बोलो जोर से, यस सर। आपका रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, उसको बता सकना चाहिए। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो आप होशिन कैनरी में कमजोर है। हर आदमी को पता होना चाहिए, उसे ऐसे पकड़ के डांस करा दो, ऐसा खड़ा करा के, ओए मेरा रोल क्या है और टॉप 3 गोल क्या है, मेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है। हर आदमी को पता रहना चाहिए उसका रोल क्या है, गोल क्या है, उसके बाद उसका रिव्यू। रोल और गोल हो गया होशिन, उसका रिव्यू रिपोर्टिंग हो गया कैनरी। जब ये 2 काम कर दिए तो कोई समस्या नहीं आएगी। ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं, नेल्सन मंडेला ने ऐसा कहा है। और इसी ज्ञान को बांटने के लिए हम वर्ल्ड एमएसएमई वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। 24 से 30 जून तक हम अपने ईए के साथ में 10 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। ये 10 के 10 कोर्सेज अगर आप फ्री लेना चाहते हैं, इसके 3 दिन बचे हैं आपके पास में, 27 आज की रात, 28, 29, 30, यानी कि कल से 3 दिन और आज की रात भी बची है। यानी कि आप तुरंत फोन लगा सकते हैं इस इवेंट के खत्म होते ही कि मैं 10 कोर्स फ्री लेना चाहता हूं। वर्ल्ड एमएसएमई वीक, दुनिया को एमएसएमई में आगे बढ़ाना है हमारे को। 10 कोर्स फ्री लेने के लिए आप बात कर सकते हैं। मैं अगली स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले बताऊंगा, अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। नो रिपीट टेलीकास्ट, बने रहो मेरे साथ। मेरी अगली स्ट्रैटेजी है इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी। इशू ढूंढो, कंपनी में सबसे बड़ा इशू क्या है। इशू निकल के आता है स्वॉट एनालिसिस से, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट।
यानी कि वीकनेस या थ्रेट जो है वहां से इशू निकल के आता है। इसी में मैं आपसे दो बातें डिस्कस करूंगा, CSF क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और स्ट्रैटेजिक ड्राइवर। सुनने में सब मुश्किल लगते हैं लेकिन मेरे साथ बने रहना, समझाएंगे आपको सारी बातें। याद रखना YouTube पे ये वीडियो भी आपको दिया है, इस बार पहली बार हमने YouTube पे दिया है। शेयर करते रहिएगा इस वीडियो को, साथ साथ शेयर करते रहिए, लोगों को फैला दीजिए इस वीडियो को और मेरे साथ बने रहिए। नो रिपीट टेलीकास्ट। हर समस्या के दो समाधान है, या तो भाग लो या उसमें भाग लो। भाग पार्टिसिपेट या भाग लो। इशू ढूंढो। इशू प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। इशू ढूंढो, आइडेंटिफाई करो इशू को, सजेस्ट करो सोल्यूशन को, इंक्लूड करो एक्शन को। इसको बोलते हैं इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी। साधारण भाषा में समझते हैं। अपनी कंपनी में इशू सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। याद रखना, जितना बड़ा प्रॉब्लम आता है कंपनी के अंदर वहीं सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी हुई है। प्रॉब्लम में, समस्या में ग्रोथ छुपी हुई है। अक्षय कुमार ने पैडमैन पिक्चर बना करके अमेरिका में यही बोला था, माई कंट्री बिग प्रॉब्लम यानी कि बिग अपॉर्चुनिटी। अपनी कंपनी में ढूंढो कहां पे है क्राइसिस, वहीं बनेगा प्रोसेस। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, 3 वर्ड है। क्रिटिकल यानी कि सबसे जरूरी, सक्सेस यानी कि सफलता, फैक्टर, फैक्टर का मतलब जानते ही हैं। फैक्टर वो सोर्स है, वो तरीका है। अब ढूंढिए कि कौन सी चीज में सबसे बड़ी ग्रोथ आएगी आपकी। किसने आपकी कंपनी को रोका है? होल्डिंग यू बैक। व्हाट इज होल्डिंग यू बैक इन योर कंपनी? समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल, जो आपके प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट या कंपनी को सफल बनाता है। ये बेसिकली नई चीजों के बारे में, नए काम क्या करते रहे, पुरानी समस्याओं से ढूंढ करके नए इनिशिएटिव्स लेके आए कि मैं रेवेन्यू कहां से बढ़ाऊंगा, नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी कैसे लाऊंगा, नया प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा, मैं अपने वॉल्यूम को कैसे बढ़ाऊंगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे इंप्रूव करूंगा, लॉसेस को कैसे रिवर्स करूंगा, स्ट्रीमलाइन कैसे करूंगा ऑपरेशंस। नए काम क्या करने हैं, ढूंढो कि क्या चीज आपके गोल के लिए जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी है आपकी कंपनी में गोल के लिए। उसके बाद जो आपने लिस्ट बनाई उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, उसका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बना दो। जैसे मैंने स्कोर बोर्ड के चैप्टर इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज मैं अलग अलग चैप्टर्स में दे रहा हूं। और फिर इस वर्ड को कम्युनिकेट करो। जैसे मैं होशिन कैंड्री में समझाता हूं, क्या क्या हो सकते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, CSAT स्कोर बोलते हैं इसको, डिजाइन इंप्रूव करना है, नए प्रोडक्ट रेंज लेकर के आनी है, या फिर वेंडर को मैनेज करना है, कस्टमर का रिटेंशन या रेफरेंस लेकर के आना है, या फिर कस्टमर को लॉयल बनाना है। ये सब क्या हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ये सब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। 9 out of 10 ऑर्गेनाइजेशंस फेल टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी, गोल्डन स्टेटमेंट है। इसके लिए स्वॉट एनालिसिस नाम सुना होगा, मैं जरा इजी कर देता हूं आपके लिए। स्वॉट एनालिसिस में 4 चीजें हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। जो ऊपर है उसको बोलते हैं इंटरनल, ये आपकी कंपनी के अंदर होती हैं। आपकी अपनी स्ट्रेंथ और आपकी अपनी वीकनेस, ये कंपनी के अंदर होती हैं। और 2 नीचे हैं, अपॉर्चुनिटी, बाहर कहां से ग्रोथ आएगी, वो एक्सटर्नल है। थ्रेट, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मुझको कैसे बर्बाद कर सकता है। ऊपर की 2 इंटरनल है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी वीकनेस। और नीचे के 2 एक्सटर्नल है, अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस, नया ग्रोथ, नया ज्योग्राफी, नया टेरिटरी, नया रेवेन्यू कहां से आएगा, ये बाहर है। और थ्रेट, कोई और कॉम्पिटिटर तो नहीं मुझे खा जाएगा, खत्म कर देगा। अपने आप से कुछ प्रश्न पूछो स्ट्रेंथ जानने के लिए। आपका कौन सा प्रोसेस आपको सफलता दे रहा है, आपकी सबसे बड़ी एसेट स्ट्रेंथ क्या है, आपका नॉलेज है कि एजुकेशन है कि नेटवर्क है, स्किल है कि रेपुटेशन है। फिजिकल एसेट भी होते हैं ऐसे, आपके कस्टमर है, आपके इक्विपमेंट है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपका कैश है, आपके पेटेंट है। आपके पास में कॉम्पिटिटर के मुकाबले क्या स्ट्रेंथ है, जो भी देखते हैं कंपटीशन के मुकाबले देखते हैं। दूसरा, आप अपनी वीकनेस देखो, ये भी इंटरनल है कि आपके कौन से प्रोसेस में इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके कौन से एसेट में पैसा लगाना जरूरी है इस समय, आपके यहाँ कौन सी टीम में गैप है, आपके पास लोकेशन ठीक है कि नहीं है, और आपके कंपटीशन के पास क्या है, ये आपकी वीकनेस है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, मार्केट कहां जा रही है, कहां ग्रो कर रही है, अपकमिंग ट्रेंड्स क्या है, मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, रेगुलेशन क्या होने वाले हैं, सरकार क्या, कोरोना से क्या, ये सब चीजें हैं आपकी बाहर की अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही होता है बाहर से थ्रेट कि पोटेंशियल कॉम्पिटिटर कौन है, नया कॉम्पिटिटर कौन है, रॉ मटेरियल ठीक मिलेगा नहीं मिलेगा मुझको, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस लेकर के आने हैं जो बाहर आ चुके हैं चेंजेस पहले से, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या चेंज हो रहे हैं। बात समझिए, इससे निकल के आएगा आपका इशू, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। जब भी एनर्जी लगानी हो, सब जगह नहीं लगाते, एक जगह लगाते हैं। 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदोगे, कैसे पानी मिलेगा? सही जगह पे 100 फुट गड्ढा खोदोगे तो पानी मिल जाएगा। इसीलिए इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी, इशू ढूंढो और पूरी कंपनी की जान उस इशू पे लगा दो। नया क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढो, पूरी कंपनी की जान उस पे लगा दो। सक्सेस इज 20% स्किल, 80% एनर्जी। सो अ विजन विदाउट a strategy remains a completely illusion.
है ना। तो देखिए इन्हीं को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ड्राइवर, जो आपकी कंपनी को ड्राइव करके आगे लेके जाता है, जो सफल बनाता है। मैंने फिर से वही बोलना है आपको, इशू ढूंढो, एक इशू ढूंढो, एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ढूंढो, इससे मुझे सफलता मिलेगी। पूरी कंपनी की जान वहां लगा दो, पूरी कंपनी की जान वहां लगा दो, फिर रिजल्ट आएगा। सही जगह गड्ढा खोदना है, बहुत पानी मिलेगा। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हैं। उसी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड एमएसएमई वीक। न केवल हम, पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। बस हमारा सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है कि हम 30 तारीख तक 3 दिन बचे हैं, 10 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं। आपको इसके बारे में फोन लगा के पता लगाना है। ये इवेंट है सबसे खास, यही रचवाएगा आपसे इतिहास। याद है ना, नो रिपीट टेलीकास्ट। बने रहिए मेरे साथ। अगली स्ट्रैटेजी बहुत कमाल है, फॉर्च्यून एट बॉटम ऑफ पिरामिड। पिरामिड मतलब पूरा देश समझ लो, उसमें जो निचला तबका है, जो पैसे नहीं दे सकता, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ वहीं से आ सकती है। फॉर्च्यून मतलब धन, बॉटम ऑफ पिरामिड मतलब सबसे निचला तबका। बस एक बार याद दिला दूं आपको कि कैसा लगा आपको ये डिसीजन कि हमने YouTube पे ये फ्री इवेंट कर दिया आपके लिए। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यही है वो दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं। पुअर पीपल पे मोर बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस विद लोकल मोनोपोली एंड बैड प्रोडक्ट। याद रखना, लोग वो ज्यादा दे देते हैं क्योंकि आसपास के लोकल प्रोडक्ट पहुंचते हैं उनके पास। बढ़िया प्रोडक्ट उनके पास, उनके गांव तक पहुंच नहीं पाता है। बॉटम ऑफ पिरामिड स्टेट्स के पुअरेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कैन गिव यू 2/3 ऑफ द रेवेन्यू। याद रखना, क्योंकि अगर उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट आपने दे दिया, सिंपल बात है, मैं आपको समझाता हूं। 45% सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, कोल्ड ड्रिंक, वो गांव में रूरल मार्केट में बिक रही है इंडिया की। 50% मोटरसाइकिल गांव में बिकती है। 60% सिगरेट गांव के लोग कंज्यूम कर रहे हैं हमारे देश में, रूरल मार्केट में। 55% एफएमसीजी, दाल चावल आटा रोटी सब्जी तेल साबुन शैम्पू, ये गांव में बिक रहा है। 50% नेशनल इनकम गांव से आ रही है। 50% से ज्यादा एलआईसी के प्रोडक्ट रूरल कस्टमर खरीद रहे हैं। स्मॉल एसकेयू कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ रूरल एरिया। मेरी बात समझ लो सेठ जी कि एफएमसीजी ने कैसे किया इसको, शैम्पू के सैशे बना दिए छोटे छोटे, बड़ी बोतल बेचने की जगह। टेलीकॉम में क्या किया, प्रीपेड सिम कार्ड लाए ताकि गरीब आदमी 50 रुपए का प्रीपेड करा के यूज कर ले। या रिलायंस जियो आ गया। टाटा नैनो ऑल्टो वैगनार गाड़ियां ताकि नीचे के तबके तक पहुंच सकें। कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक आया छोटू कूल गोदरेज का फ्रिज, छोटा फ्रिज आ गया। खाना में, फूड के अंदर मैकडॉनल्ड आया तो मैं आलू टिक्की बर्गर लेकर के आ गया 20 रुपए का इंडिया में। पहले तो दिया करता था 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए में। ऐसे ही बेवरेज के अंदर कोका कोला उन दिनों दिया करता था 7 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल, वापस लौटा दो छोटी बोतल। सब जानते हैं कि पूरी दुनिया की जो 700 करोड़ की आबादी है, उसमें से 400 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में कितने लोग, 400 करोड़ से ज्यादा लोग महीने का 8,000 रुपया कमाते हैं, साल का लगभग 1 लाख रुपया कमाते हैं, यानी कि $1500 इन ईयर कमाते हैं। 400 करोड़ 700 करोड़ में से, यानी कि जो बहुत बड़ी जनता है ना, वो कम पैसे वाली जनता है। अगर आपने इस नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया, बड़ी जनता के लिए कुछ प्रोडक्ट बना दिया, उसके लिए कोई सोल्यूशन आर्किटेक्चर बना दिया, तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो जाएगी आपकी। नॉन कंज्यूमर था वो गांव का आदमी, उसको आपने कंज्यूमर बनाया है। ऐसे ही मेरे क्लाइंट है, कस्टमर हमारे विशाल मलकान, वो भी स्टॉक ट्रेडिंग की ट्रेनिंग दिया करते हैं। अब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बड़ी नीश मार्केट है, हर आदमी स्टॉक ट्रेडिंग नहीं सीखना चाहता। उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाया कि नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना दिया। सिंपल सिंप्लीफाइड स्टॉक ट्रेडिंग फॉर कॉमन मैन, एक आम आदमी को कैसे आसानी से स्टॉक ट्रेडिंग सिखा सके। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ऐसा कर दिया कि 10 साल का बच्चा भी सीख सके। खाली ट्रेंड, ग्राफ और एनालिसिस सिखाते हैं। ट्रेंड को देख के इन्वेस्टमेंट कर दो, ट्रेंड को देख के इन्वेस्टमेंट कर दो, वरना अगर आपको शेयर मार्केट को पूरा समझना है एक कंपनी को, तो बहुत नॉलेज चाहिए। अब इतनी नॉलेज सबके पास होती नहीं। 10 साल का बच्चा भी ट्रेंड देखेगा, लाइन हरी है कि लाल है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेगा। नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बनाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें? 4। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से, नोट पेन रखा होगा आपने। पहली चीज, बायर को पावर दे दो। एक आम आदमी को पावर कैसे दोगे वो खरीदे? उसको आप इंटरेस्ट फ्री EMI करा दो या प्रोडक्ट को बहुत सस्ता कर दो। दूसरा, उसकी एस्पिरेशन को सेटिस्फाई करता हो, शेपिंग दी एस्पिरेशन, उसको आगे बढ़ने की इच्छा हो आपके प्रोडक्ट के साथ में। तीसरा, सोल्यूशन लोकल होना चाहिए, उसकी भाषा में होना चाहिए, उसके हिसाब का होना चाहिए। चौथा, उसका एक्सेस हो, उसको मिल सके, अवेलेबल हो सके। ऐसा नहीं आपने प्रोडक्ट बना के दिल्ली में बेच रहे हो और वो बेचारा पीलीभीत में यूपी के गांव में बैठा हुआ कहीं पे।
सो बॉटम ऑफ पिरामिड का मतलब क्या है? टॉप ऑफ पिरामिड है अमीर आदमी, बॉटम ऑफ पिरामिड है आम आदमी। आम आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाओ। जैसे किंगफिशर टॉप ऑफ पिरामिड पे काम कर रहा था, इंडिगो मिडिल ऑफ पिरामिड और बॉटम ऑफ पिरामिड पे आया। रेडिसन होटल, ताज होटल टॉप ऑफ पिरामिड पे काम कर रहा था, ओयो मिडिल ऑफ पिरामिड और बॉटम ऑफ पिरामिड पे आ गया। एयरटेल टॉप ऑफ पिरामिड पे कर रहा था, जियो मिडिल ऑफ पिरामिड बॉटम ऑफ पिरामिड पे आया। मेरू कैब, क्विक कैब महंगी कैब हुआ करती थी, अमीरों के लिए हुआ करती थी। ओला आम आदमी के लिए आ गया। बस में घूमने वाला, ऑटो में घूमने वाला भी अब ओला शेड पे जा सकता है। इम्परफेक्ट कस्टमर को उन्होंने परफेक्ट बनाया, अफोर्डेबल कर दिया, प्रोडक्ट को मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया, बड़े चेंजेस लेकर के आए और वहीं से सारी ग्रोथ आती है। अगर आपने एक आम आदमी को, सेमी लिटरेट आदमी को प्रोडक्ट यूज करना सिखा दिया, उसको अफोर्डेबल कर दिया, उसको ट्रांसपोर्टेबल कर दिया, वहां तक पहुंचा दिया और कम कॉस्ट पे बना दिया। 3A 3D, उसका अवेयरनेस बढ़ा दो कस्टमर का, उसको अफोर्डेबल कर दो, प्रोडक्ट को उसके पास अवेलेबल कर दो। और 3D क्या है? उसका डिजाइन बहुत अच्छा, उसको पसंद आना चाहिए, डिमांड उसके तरफ से आनी चाहिए और डिग्निटी उसकी इज्जत से बढ़नी चाहिए। अगर ये 3A 3D कर लिया, आसान हो जाएगा। एक क्विकली रिमाइंड करा दूं, हम इंडिया रिवाइवल मिशन पर काम कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रैटेजी के प्रोग्राम हमने फ्री दिए, क्योंकि ये एक हफ्ता बड़ा काम का है। इंडिया रिवाइवल मिशन के लिए हमने 24 से लेकर 30 तक अपने 10 कोर्सेज जो फ्री किए, उसके बारे में आप जानकारी जरूर ले लीजिएगा फोन करके, क्योंकि इसके बाद 1 जुलाई से सारी स्कीम्स बंद। अगला चैप्टर मेरा फेवरेट है, दूरबीन, सिनेरियो एनालिसिस। दूर को देख करके आने वाली संभावनाओं को आज ही समझ जाना, इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। जीवन में हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन स्ट्रैटेजीज पे अमल। बस थोड़ी देर की और है बात, याद है ना, नो रिपीट टेलीकास्ट। बने रहो मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। और ये यूट्यूब पे हमने किया, थोड़ा लाइक दे देना, नीचे जरा नीचे जाओ फटाफट से, लाइक दबा दो बटन। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहिए इस लाइव सेमिनार के साथ। जो दूसरे नहीं देख पाए उसको देखने की कला को कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस। अंग्रेजी में गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? वॉकिंग द बैटलफील्ड बिफोर द बैटल कमेंसेस। यानी कि युद्ध होने से पहले ही, महाभारत का युद्ध होने से पहले पांडव अपने कमरे में रात को शिविर में कृष्ण के साथ सिनेरियो एनालिसिस करते थे कि कल क्या होने वाला है, कैसे सिनेरियोज रहने वाले हैं। यही वीर छत्रपति शिवाजी महाराज भी सिनेरियो एनालिसिस किया करते थे। पहाड़ों से कहां निकल के आएंगे, कैसे शत्रु को युद्ध में हराएंगे। आर्मी के अंदर, वॉर में ये बहुत होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? आपको अपने बिजनेस प्लान को भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहिए। इससे आपकी अनसर्टेनिटी खत्म होगी, कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व कर पाओगे, अच्छे डिसीजन ले पाओगे, डिसीजन इन्फॉर्म्ड होंगे आपके, अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा, फ्यूचर कंट्रोल कर पाएंगे। थोड़ा इसको समझिए, आप आसान कर दूं आपके लिए और 2 बातें समझिए। एक है फ्यूचर का फोकस नहीं हो पाना, एक है फ्यूचर का फोकस हो पाना। अगर फ्यूचर का फोकस आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, राइट, और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं इधर एक एक्सेस पे कमजोर स्ट्रैटेजी, मजबूत स्ट्रैटेजी। फ्यूचर का फोकस नहीं है, फ्यूचर का फोकस है, 4 क्वाड्रेंट है। अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है लेकिन फ्यूचर की समझ नहीं है, तो आप केवल पहले के हिसाब से और आज के हिसाब से ही काम कर पाओगे, फ्यूचर नहीं अचीव कर पाओगे। क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, काम करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला आपको मालूम ही नहीं। दूसरा, ना तो आपका फ्यूचर का फोकस अच्छा है, ना आज की स्ट्रैटेजी अच्छी है। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल बिजनेस, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। ये आज के हिसाब से बेचारा माइंडलेस एक्शन करता रहेगा, आगे चल के किसी भी दिन कोई भी बड़ा जियो जैसा आएगा, इसका धंधा उड़ा के गायब करके निकल जाएगा, क्योंकि माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। दूसरी तरफ एक और आदमी है जिसकी बेचारे की स्ट्रैटेजी कमजोर है लेकिन फ्यूचर को बड़ा अच्छा पहचानता है। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? शेख चिल्ली। ये फ्यूचर के बारे में सोचता है, सपनों की दुनिया में रहता है, अचीव कैसा करना उसकी कोई जानकारी नहीं। तो बेस्ट क्वाड्रेंट क्या है? जो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत तेज है और फ्यूचर के फोकस को पकड़ के रखता है, समझता है 1 साल बाद ये धंधे कैसे चलेंगे, 3 साल बाद कैसे चलेंगे, 5 साल बाद कैसे चलेंगे, अपनी इंडस्ट्री को पहचानता है और साथ में स्पीड रखता है पूरी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन की। उसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एंड फास्ट मूवर। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं बिजनेस में। कहाँ चाहिए आपको सिनेरियो एनालिसिस? आपको चाहिए जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो सोचना चाहिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सोचिए अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल ये इन्वेस्टमेंट कैसा काम करेगी। कोई इनोवेशन लेके आना हो, यहां तक कि आप अपने बच्चों के साथ लॉकडाउन के दौरान घर में क्रिकेट खेलते थे, और कुछ नहीं तो बच्चे पबजी खेलते हैं, चेस खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, सब में आपको
सिनेरियो एनालाइज करना पड़ता है। मैं भी अपने फार्म हाउस में जब सुबह फुटबॉल खेलता हूं तो जब दूसरी टीम सामने वाली बॉल पास कर रही होती है तो हम देखते हैं खाली कौन घूम रहा है, ये किसको पास करेगा, उस तरफ उसका कवर पहले डाल देते हैं। युद्ध के अंदर बहुत सिनेरियो एनालिसिस होता है और बड़ा बिजनेस के अंदर तो हम केवल सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, बाकी दुनिया आती है। अगर हम एनिमेशन डालते हैं तो वो डालना शुरू कर देते हैं, हम फ्रेंचाइजी बनाते हैं तो दूसरे ट्रेनर भी आके फ्रेंचाइजी बनाना शुरू कर देते हैं, हमने आके आईबीसी बनाए तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, और हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, फ्री वेबिनार किए तो लोग सोचते हैं अब हम लोग भी ऐसा करना शुरू कर दें। ये सब क्या है, बेचारे पीछे पीछे आते रहते हैं, जैसे जैसे विवेक बिंद्रा करते जाओ, लेकिन हम लोग आगे फ्यूचर फोकस के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बनाते जा रहे हैं। हम कस्टमर को देखते हैं, कॉम्पिटिटर को कभी नहीं देखते। बात समझिए, आपने कोई भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन के समझो 2 आउटकम निकल के आए। अब वो जो 2 आउटकम निकल के आए, हर आउटकम से कोई सिनेरियो पैदा हो जाएगा। एक आउटकम से 2 सिनेरियो पैदा हुआ, नीचे वाले आउटकम से 2 सिनेरियो पैदा हुए। अब वो जो सिनेरियो पैदा हुए उनके बारे में सोचो कि इन सिनेरियो के रिजल्ट्स क्या होंगे, फर्दर आउटकम क्या होंगे। वो 4 सिनेरियो पैदा हुए थे तो उनसे 8 प्रकार के रिजल्ट निकल के आ सकते हैं। अब अपने 8 रिजल्ट को पहचाना, अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। इसके लिए सारे फ्यूचर की सिनेरियोज को ब्रेनस्टॉर्म करो अपनी टीम के साथ बैठ के कि ये जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो सर्विस आप बना रहे हो, कितने साल चलने लायक है, ट्रेंड तो नहीं बदल जाएगा, पॉलिटिकल चेंजेस तो नहीं हो जाएंगे, कॉम्पिटिटर कुछ और तो नहीं ले आएगा, टेक्नोलॉजी तो नहीं बदल जाएगी। इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। बैठ करके ये आज का दिन आपके सोचने के लिए है। ये फ्री इवेंट मैंने किया है इसलिए, इंडिया रिवाइवल मिशन, हम लोगों को सोचने चाहते हैं कि समझे वो सप्लायर का माइंडसेट तो नहीं बदलेगा, कस्टमर का माइंडसेट तो नहीं बदलेगा, कॉम्पिटिटर कहीं बहुत तेज तो नहीं निकल जाएगा, एम्प्लॉइज कहीं बदल तो नहीं रहे हैं, मेरे शेयर होल्डर ऐसा इन्वेस्ट करना बंद तो नहीं कर देंगे, सरकार कोई नई पॉलिसी तो नहीं लेके आ जाएगी। एसेस करो अंदर अपनी कैपेबिलिटी, डिसेबिलिटी, कि आने वाले चेंज के लिए मैं कितना तैयार हूं और चेंज क्या आने वाला है। जब आपने ये चेंज कर लिए, उसके बाद अब आप एक पूरी मूवी सीन की तरह, जैसे मूवी का सीन बनाया जाता है ना, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वैसे बैठ करके सोचो कि आगे क्या क्या होगा और मैं कितना तैयार हूं, उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी है। मैं जो नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूं, क्या मेरा कस्टमर उसके लिए मुझे एडवांस पैसा देने को तैयार होगा, या कस्टमर उधार तो नहीं मांग लेगा मुझसे, क्या वो मेरा कस्टमर आने वाले समय में बायर होगा कि बार्गेनर होगा, क्या टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट कितनी बदल जाएगी। बात बड़ी सिंपल है, सीखो सीखो सीखो। आज इसीलिए किया, मेरे साथ बने रहो। कोई भी जिसे सीखना छोड़ दिया है, चाहे वो 80 साल का या 20 साल का है, वो है तो बूढ़ा। 20 साल का आदमी भी बूढ़ा है अगर वो सीखना बंद कर दे। इसीलिए ये वर्ल्ड एमएसएमई वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को सिखाने के लिए। जो 10 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं ना, बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके पता लगाइए कैसे मिल रहे हैं आपको। दे दिया अगर अपनी लर्निंग पे ध्यान, तभी कहलाओगे व्यापार जगत के विद्वान। याद रखना, नो रिपीट टेलीकास्ट। ये कोई और वीडियो अगर यूट्यूब पे किसी ने डाल दिया, स्ट्राइक डाल के बेचारे का चैनल चला जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और मेरी अगली स्ट्रैटेजी है मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। मैकेंजी दुनिया की टॉप कंसल्टिंग कंपनी में से एक है। उसने एक 7S का फ्रेमवर्क दिया है, जिसको बताने से पहले याद दिला दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप पहले से हैं तो वीडियो को शेयर करिए। शेयर करिए क्योंकि लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही सेमिनार है और फ्री में लोगों को मिल रहा है। यूट्यूब पे आने के लिए धन्यवाद। द की टू सक्सेसफुल लर्निंग एनवायरनमेंट इज स्ट्रक्चर। आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट होगा 7S में। इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आपने नई कंपनी शुरू करनी है या ऑलरेडी कर रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती है एक पिक्चर में, इन 7S से समझ में आ जाएगा। क्या है ये 7S? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ और स्किल। ये 7 हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है। सातों को एक एक करके समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट अभी कर लो। इसमें से 3 हार्ड है, 4 सॉफ्ट है। हार्ड और सॉफ्ट में फर्क क्या है? जो हार्ड है, जो ऊपर वाले हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये लीडरशिप बनाती है, ये आप तय करेंगे, ये टॉप मैनेजमेंट तय करती है कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम कैसे रहने वाला है। और जो नीचे के 4 हैं, स्टाइल, स्टाफ, स्किल और शेयर्ड वैल्यू, ये पूरी कंपनी करती है। यानी कि ऊपर के 3 आप करेंगे, नीचे के 4 पूरी कंपनी करेगी। इसको अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है 7S, कि पूरी कंपनी में कोई बड़ा परिवर्तन लेके आना हो, कोई नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी हो, या अपनी कंपनी को बेचना हो, या किसी की कंपनी को खरीदना हो, या मर्जर करना हो, वहां पे ये बहुत काम आता है। देखिए, इस जो स्ट्रैटेजी है पहला, वो आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मार्केट के कंपटीशन, कंज्यूमर की डिमांड और एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरा का पूरा ये हमारा इवेंट ही 20 चैप्टर का स्ट्रैटेजी के ऊपर हो रहा है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पे जब जाते हैं, असेसमेंट करते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, हम क्या अचीव करेंगे, हम कंपटीशन से कैसे डील करेंगे, और कंज्यूमर डिमांड के साथ कैसे डील करेंगे। ये था स्ट्रैटेजी। दूसरा होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, पूरा ढांचा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है। याद रखिए, आगे चल के आपको बिजनेस तो बड़ा करना है ना,
ढांचे के बारे में समझना पड़ेगा। ढांचे का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कैसी रहेगी, हायरार्की कैसी होगी, कितने वीपी होंगे, कितने जनरल मैनेजर होंगे, कितने मैनेजर होंगे, कितने एग्जीक्यूटिव होंगे, कौन सीईओ होगा, कौन सीपीओ होगा, कौन सीएफओ होगा, कौन सीटीओ होगा। सीटीओ मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें आप डिपार्टमेंट का डिवीजन और हायरार्की प्लान करते हो, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन उसके बाद बनता है। इससे आप उसमें ये भी देखते हो कि डिसीजन मेकिंग टॉप पे रहने वाली है कि नीचे तक मिलकर ले सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। इन्फोसिस का स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, उन्होंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया, IBU, इंडस्ट्री बिजनेस यूनिट बनाया उन्होंने, इन्फोसिस ने। जैसे FMCG के लिए एक यूनिट बना लिया इन्फोसिस ने, फार्मा के लिए एक यूनिट बनाया है। ये पूरी की पूरी टीम, इसका VP, इसका मैनेजर, इसका जनरल मैनेजर सिर्फ केवल फार्मा के लिए है, ये केवल रिटेल के लिए, ये केवल IT के लिए, ये केवल लेदर इंडस्ट्री के लिए, केवल कंसल्टिंग इंडस्ट्री के लिए। ऐसे ही इन्फोसिस ने अपना बनाया। सिस्टम क्या होता है? तीसरा S, सिस्टम मतलब मेथड, प्रोसीजर, प्रोसेस। सिस्टम मतलब डेली एक्टिविटी कैसे होने वाली है। सिस्टम का मतलब प्रोसेस, प्रोसीजर, रूटीन, मेजरमेंट, ये कैसे होगा, क्या प्रोसेस, प्रोसीजर, रूटीन फॉलो किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा काम को, आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होगा, CRM से बातें कैसे पता चलेंगी, आपस में ईमेल्स कैसे किए जाएंगे, आपस में स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग सिस्टम है, आपस में लोग कैसे जुड़ेंगे, मिलके कैसे काम करेंगे। इसके बाद आते हैं सॉफ्ट एलिमेंट, जो नीचे के चार थे उसमें शेयर्ड वैल्यू, यानी कि कंपनी का कल्चर कैसा है, कंपनी की वैल्यूज कैसी हैं। जो शेयर्ड वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हैं, जो कंपनी के बिलीव्स हैं, यानी कि कंपनी में लोग किस बात पे विश्वास रखते हैं, कैसा कल्चर बिलीफ रखते हैं। जैसे इन्फोसिस ने बनाया सी लाइफ। सी लाइफ का मतलब क्या है? सी मतलब क्लाइंट फोकस रहेगी पूरी की पूरी इन्फोसिस। लीडरशिप अपने एग्जाम्पल के द्वारा एस्टैब्लिश करेगी। इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार रहेगी। फेयरनेस मतलब सबके प्रति बराबर रहना चाहते हैं, वो फेयर रहना चाहते हैं। और एक्सेलेंस मतलब अपने काम को और अच्छा करते चले जाएंगे। ये इन्फोसिस की शेयर्ड वैल्यूज हैं। आता हूं पांचवे पे, स्टाइल। स्टाइल मतलब लीडरशिप का स्टाइल कैसा रहने वाला, अप्रोच क्या है लीडरशिप का, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में होगा कि नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप इफेक्टिवनेस कैसी है, कैसा स्टाइल है उनका, आपस में लोग कॉम्पिटिटिव है कि कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव है, आप अथॉरिटी स्टाइल है कि कोलैबोरेशन का स्टाइल है, कैसा स्टाइल है। छठा है स्टाफ। देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन का आप असेसमेंट कर रहे हैं, ये 7S है। स्टाफ का मतलब है राइट पर्सन एट राइट पोजीशन, मैन पावर प्लानिंग, कितनी मैन पावर चाहिए आपको, कहां पे कौन सी पोजीशन भरनी है आपको, क्या हम लोग कितनी पोजीशन अवेलेबल है, कितनी टीम स्पेशलाइज्ड है, उसको बोलते हैं स्टाफ। सातवां स्किल। स्किल का मतलब स्टाफ तो आ गया लेकिन स्किल है कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं है, करंट स्किल सेट कैसा है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट किसको करनी है, किस चीज पे करनी है, कोचिंग मेंटरिंग किस चीज पे करनी है, कौन से स्किल की कमी है, कौन सा गैप भरना है, एबिलिटी है कि नहीं उनके पास काम करने की। ये तो 7S। फॉर्मल एजुकेशन आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है, पर सेल्फ लर्निंग आपको सफल बनाती है। इसीलिए हम लोग इंडिया रिवाइवल मिशन पर लगे हैं। वर्ल्ड MSME वीक 30 जून तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 7 दिन पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। हमारा सेलिब्रेट करने का तरीका क्या है? आपको हम 10 कोर्सेज फ्री दे रहे हैं EA के साथ। बोर्ड लाइन नंबर आपके सामने है, इसको सेव करके रखिए, फोन करके बात जरूर करिएगा। अगर जीवन में करना चाहते हैं कुछ खास तो आज सुन लो मेरी बात, याद है ना, नो रिपीट टेलीकास्ट। अगली स्ट्रैटेजी, छा जाओगे। मार्केट बैरियर, एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर, स्विचिंग बैरियर, ये समझ में आया, मोनोपोली क्रिएट कर दोगे मार्केट में। ये समझ में आया, कंपटीशन को ध्वस्त कर दोगे। ये समझ में आया, मार्केट के लीडर बन जाओगे, कोरोना की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या होता है मार्केट बैरियर? पर उससे पहले मैं बता दूं, आप मेरे YouTube चैनल पे अगर नए आए हैं, व्यापार में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें, मैंने इस पे एक वीडियो डाला हुआ है और ऐसे कई वीडियो और भी डालता रहता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले एंट्री बैरियर समझते हैं। अपनी कंपनी को ऐसा बना लो कि कोई और घुस ही ना पाए बीच में, इतनी ताकतवर बना लो कि कंपटीशन घुस ना पाए। कैसे करें? कई उपाय हैं। या तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लो माइक्रोसॉफ्ट की तरह, दूसरा कोई है ही नहीं उसके अलावा। पेटेंट एंड लाइसेंसिंग कर लो, फार्मा में बड़ा फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दूर दूर तक पहुंच जाओ, जैसे यूनिलीवर, पेप्सी पूरे गांव गांव तक पहुंच चुके हैं। या फिर एक्सक्लूसिव राइट ले लो, जैसे फ्लिपकार्ट और शाओमी के साथ में कर लेते हैं ऑनलाइन वो। या टेक्नोलॉजी जबरदस्त कर लो, जैसे ओयो लेकर के आया क्रिप्टॉन की टेक्नोलॉजी। या फिर पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दो, जैसे जियो ने किया और बाद में पैसा वापस आता जाता है, जैसे जियो बाद में लेकर के आया पैसा वापस, अभी इस समय बाकी इन्वेस्टर ला करके। या इतना ज्यादा माल खरीद लो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर लो, बिग बाजार की तरह कर लो। या फिर और कोई बिग बाजार का कंपटीशन बन ही नहीं पाता। या ब्रांड इक्विटी,
ब्रांड वैल्यू जैसे एम सील हो गया, फेविकॉल हो गया, या कस्टमर सर्विस अच्छी दे दो, डोमिनोज की तरह आधे घंटे में पिज्जा पहुंच जाएगा, कोई और सोच ही नहीं पाता, या कस्टमर को इतना लॉयल बना लो, एप्पल की तरह इतना महंगा मोबाइल भी उतना बढ़िया नहीं है जितना महंगा है फिर भी बेचता जा रहा है, या इनोवेशन इतना ले आओ, यूनिलीवर की तरह कोई घुस नहीं पाता, यूनिलीवर एफएमसीजी का नंबर 1 है, या नेशनल सेंटिमेंट ले आओ, हर बात पे पतंजलि, बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी हर चीज पे स्वदेशी स्वदेशी की बात करते हैं, या सब्सक्राइबर बहुत बढ़ा लो, इंडिया टुडे की तरह कोई और पॉलिटिकल न्यूज मैगजीन चल नहीं सकती, या प्रोडक्ट में इतना डिफरेंशिएशन ले आओ, आप क्वालिटी के अंदर एप्पल, प्राइस के अंदर शाओमी, कोई और घुस ही नहीं पाए दोनों में, या फिर ट्रस्ट बहुत बिल्ड कर लो, या एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग कर लो मैकडॉनल्ड्स की तरह, कोई और मैकडॉनल्ड्स जितनी तेज बर्गर बना ही नहीं पाता, या क्वालिटी रिलायबिलिटी ले आओ, टोयोटा इनोवा की तरह, कोई और इतना ज्यादा रिलायबल है ही नहीं, आज 17-18 लाख की गाड़ी जो टैक्सी के लिए यूज होती है, बड़ी एसयूवी इनोवा की जगह कोई और घुस ही नहीं सका, या फिर कस्टमर को इतनी कन्वीनियंस दे दो, इतनी कन्वीनियंस दे दो वो आपको छोड़ ही ना पाए, जैसे iOS का कस्टमर एंड्रॉइड पे और एंड्रॉइड का iOS पे मूव ही नहीं कर पाता, कन्वीनियंट महसूस करता है, या पर्सनालिटी का ब्रांड इतना बड़ा बना लो कोई और घुस ना पाए, जैसे मेरा भी एक पर्सनालिटी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस ट्रेनिंग में सीरियस कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट, ऐसा करके हिलने वाली बात नहीं करना, जेन्युइन कंटेंट देते हैं हम लोग, वो क्या है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कोई आसानी से घुस नहीं पाता है, ये सारे एंट्री बैरियर अगर आपने बना लिए कोई और घुस नहीं पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर आपकी सफलता में आपका फियर, द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज द फियर ऑफ फेलियर, ऐसी होते हैं एग्जिट बैरियर। ऐसा क्या करें कि देखिए कई बिजनेस भी होते हैं, आपको समझने पड़ेंगे कि आप उस बिजनेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्यों नहीं निकल पाते, या तो आप मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाए, या कंपनी में प्रॉफिट नहीं निकाल पाए, उसके बाद आप बाहर निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पाए, कब नहीं निकल पाए, या जब बड़ा स्पेशलाइज्ड एसेट होता है उसको वापस बेचना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट में, जैसे, या फिर कई बड़ी टैक्स ब्रेक या ग्रांट मिल जाते हैं सरकार से, अगर आपने वो पूरा नहीं किया तो निकलते वक्त पेनल्टी लग जाती है, या कहीं इंडस्ट्रियल कंपनी होती है, उनकी क्लीनअप कॉस्ट बड़ी महंगी पड़ती है, वो अपना मशीनें जब बेचने जाते हैं तो उनको कुछ पैसा वापस मिलता ही नहीं है। एयरलाइंस में भी ऐसा होता है, ये आप सोचिए इसलिए ताकि बिजनेस में गलत ना घुस जाए। एबीसी एयरलाइंस अगर उसने बड़ा कर्जा ले लिया हवाई जहाज खरीदने के लिए, के लिए, और उसके बाद अब अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो नहीं निकल पाता, क्योंकि लो क्रैप वैल्यू है, और प्लेन की अगर एज ज्यादा हो गई है तो अपना कर्जा बिल्कुल नहीं चुका पाएगा। अब कर्जा नहीं चुका पाएगा क्यों? क्योंकि उसको नया कस्टमर नहीं मिल रहा। अब नया कस्टमर नहीं मिल रहा, कर्जा नहीं चुका पाएगा तो बेचारा एग्जिट नहीं कर पाता, तो उसको किसी कॉम्पिटिटर के पास जाकर के औने पौने दाम में अपने एयरक्राफ्ट बेचने पड़ते हैं। इसी चक्कर में एयरलाइंस कंपनी जल्दी खत्म हो जाती है। एग्जिट बैरियर को समझो, जबरदस्ती बिजनेस में मत घुसो, इन स्ट्रैटेजीज को पहचानो। कभी कभार टैरिफ, कोटा और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप छोड़ नहीं पाते हैं, छोड़े तो आपको बहुत सारा पैसा लग जाता है आपका, या आप इतना मार्केटिंग स्पेंड कर चुके हैं अब आपको बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है, या आपका इमोशनल बैरियर भी होता है। मेरे दादाजी भी यही करते थे, मेरे पिताजी भी यही करते थे, मेरे परदादाजी भी यही करते थे, मैं भी यही करूंगा, मेरा बेटा भी यही करेगा, मेरा पोता भी। इमोशनल बैरियर है। या फिर एक और बैरियर होता है जो कि सोशल रिस्ट्रिक्शन होती है, या कस्टमर से गुडविल ना खत्म हो जाए, इज्जत ना खत्म हो जाए, है ना। तो ये सारे कई तरीके के बैरियर है, पर ज्यादा काम की चीज आप स्विचिंग बैरियर सीखो। आपका कस्टमर ना छोड़ पाए आपको, वो समझो आप स्विचिंग बैरियर, आपका कस्टमर ना छोड़े। एक होता है पनिशिंग स्विचिंग बैरियर, कि अगर आपका कस्टमर छोड़ के जाए, बेचारे को पेनल्टी देनी पड़ जाए। लाइफ इंश्योरेंस वाले इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस वालों को ना अचानक प्रीमियम देना बंद कर दे 3-4 साल के बाद, तो बड़ी पेनल्टी लगा देते हैं वो। आपको कई बार पैसा वापस नहीं करते तो बहुत काट के करते हैं। या फिर आप एग्जिट फीस ऐसी लगा दो कि उसका बेचारे का एग्जिट हो ही ना पाए, छोड़ ही ना पाए। छोड़ते वक्त उसको इतना खर्चा लग जाए कि आपको छोड़ नहीं पाएगा। कॉम्प्लिकेटेड कर दो छोड़ना उसके लिए, ये छोड़ते वक्त इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डर के मारे छोड़ ही ना पाए आदमी। कई बार आप रिवॉर्ड दे सकते हो कि तू स्विच करेगा। स्विच मतलब, स्विचिंग बैरियर का मतलब मेरे को छोड़ के किसी और को स्विच कर जाए, मुझे छोड़ के किसी और कस्टमर के पास चला जाए। उसको ऐसे रिवॉर्ड दे दो जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर पॉइंट देती थी एयरलाइंस, जैसे लॉयल्टी कार्ड बना दो, जैसे कुछ पर्सनलाइज या कस्टमाइज करके माल बेच दो, बेचारा दूसरे के पास जा ही ना पाए, है ना। इनको बोलते हैं स्विचिंग बैरियर। कस्टमर स्विच करते वक्त बेचारा सोचता है कहां लफड़े में घुसे। सीआरएम है, एक सीआरएम पूरे एम्प्लॉयज को सबको सिखा दिया आपने, सिखा दिया एम्प्लॉयज को। अब दूसरा सीआरएम लाना तो बेचारा बहुत टेंशन होता है, सबको दोबारा कहां सिखाएंगे, क्या करेंगे। मोबाइल फोन की पोर्टेबिलिटी होती है। आप एयरटेल वालों को फोन करके देखो, भाई ये एयरटेल काट मेरा कनेक्शन, मैं जियो ले रहा हूं, इसी नंबर पे मैं जियो पे पोर्ट कर रहा हूं, तभी वो आपको बोलेगा मैं आपको सर 100 GB का डेटा फ्री दे रहा हूं, 2 महीने का बिल माफ कर रहा हूं, मत जाओ। आपको रिवॉर्ड दे देगा, आप छोड़ के नहीं जाओगे, है कि नहीं। ऐसे ही एक और आपको समझना, एग्जिट फीस अगर लगा दी छोड़ के चला जाए तो वो नहीं जाएगा। सर्च कॉस्ट, कि उसको बेचारे को नया ऑल्टरनेट ढूंढना, उसने उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। सर्च कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर एफर्ट लग रहा है कि दूसरा ढूंढ के लाऊं ऑर्गेनाइजेशन।
या उसका टेक्निकल एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, टेक्नोलॉजी का एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो भी वो छोड़ के नहीं जाएगा। या उसको सीखने का एफर्ट लग रहा है, लर्निंग कॉस्ट, कि अगर कोई नया प्रोडक्ट लाऊंगा उसको सीखने में बहुत दिन लग जाएगा, चलो इसी से काम चला लेते हैं। या फिर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, भाई ये वाली मशीनें बेकार हो जाएंगी, नई मशीनें खरीदनी है तो बहुत नया पैसा लग जाएगा, इसीलिए चलो इसी से काम चला लो। या फिर स्टार्टअप कॉस्ट, उसको शुरू करते वक्त आपको बहुत मेहनत लग जाती है। या फिर फाइनेंशियल रिस्क, आपको कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल रिस्क आ जाता है, अगर लगता है यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा ना लग जाए, बाद में आगे चल के चलेगा नहीं चलेगा। टाइम एंड एफर्ट जो मैंने आपको समझाया, ये सारे एग्जिट बैरियर्स हैं। आप या फिर इमोशनल साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है कि मैं छोड़ के जाऊंगा, इससे जुड़ाव हो गया है, या हमारा आम का पेड़ है इसके नीचे झूला झूलते थे, होता नहीं ऐसा। सोशल रिस्क भी होता है कभी कभार, अरे समाज में बेइज्जती ना हो जाए, भैया क्या कर रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट ने यही मॉडल अपनाया। माइक्रोसॉफ्ट इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दिया कि उसका ऑल्टरनेटिव है तो सही मार्केट में, लेकिन लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, माइक्रोसॉफ्ट की जगह क्या यूज करूं। और जो अगर ढूंढ भी लिया तो उसको सीखने की दिक्कत है, फिर लाइनक्स वगैरह है ना, उसको सीखा तो उसमें दिक्कत, फिर उसके लिए इक्विपमेंट अलग चाहिए, लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आ गई। फिर आपको इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आ गई। आदमी कहता है भाई $1000 फालतू खर्च कर दूं मैं माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स पर जाने के लिए, इससे अच्छा यार माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही कंटिन्यू करो। एप्पल वाले भी यही करते हैं, उन्होंने अपना पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। एप्पल का लैपटॉप एप्पल के मोबाइल से कनेक्ट होता है और उसी के बाकी सारे आइटम से कनेक्ट होता है, उसका कान में लगाने वाला से कनेक्ट होता है, तो उससे चक्कर एप्पल आदमी छोड़ नहीं पाता है। और अच्छा, कोका कोला ने ऐसा बहुत किया। कोका कोला ने ब्रांड लॉयल्टी इतनी बिल्ड कर दी, इतने सालों में कस्टमर नहीं छोड़ पाया। कोका कोला पेटेंटेड प्रोडक्ट है, पीछे से जो सोल्यूशन आ रहा है वो कोई और नहीं बना पा रहा, इसलिए नहीं चेंज कर पा रहा। वर्टिकल इंटीग्रेशन कर दिया, सोल्यूशन पीछे से खुद का ही है, आप सप्लायर नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए आप कोक की बराबरी नहीं कर पा रहे। सबसे पहले आया था मार्केट में, इतनी जबरदस्त ब्रांड इक्विटी है, इतनी लॉन्जेविटी है, तो कस्टमर कोका कोला पे विश्वास करता, कोई और नहीं पीता है। ज्योग्राफिकल बैरियर उसने इतना बड़ा बना दिया कि भाई ज्योग्राफिकल बैरियर क्या है कि कोका कोला हर जगह प्रेजेंट है, हर देश, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में प्रेजेंट है। आप नहीं पहुंच पाते आसानी से, इसलिए आप नहीं आ पा रहे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, हजारों लाखों बोतलें कोक की रोज बन रही हैं। आप कोक बनाता है कोल्ड ड्रिंक तो उसको 3 रुपए की बोतल पड़ती है, आप बनाओगे 8 रुपए की पड़ती है, क्योंकि वो इतना बल्क में बनाते हैं, इसलिए कोई और नहीं घुस पा रहा। बात बड़ी सिंपल है, शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। यही आपको भी करना, अपने बच्चों को भी सिखाओ, लर्निंग का कल्चर बिल्ड करो। इसीलिए यूट्यूब पे हमने ये इवेंट किया, ये फ्री इवेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इस एमएसएमई वीक का फायदा उठाइए। श्री नितिन गडकरी जी भी कहते हैं कि एमएसएमई को आगे बढ़ाना है। 3 दिन बचे हैं हमारी सारे फ्री वीडियो की स्कीम लेने के लिए, इसके बाद कोई स्कीम नहीं है। कोरोना के डर से मत हो आहत, आज करूंगा सिर्फ आपके फायदे की बात। याद रखना, नो रिपीट टेलीकास्ट, खाली यूट्यूब से थोड़ी देर बाद ये वीडियो हट जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, और आज के युग का एक बड़ा गुरु है ये यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आप आए हैं, इस वीडियो को तो शेयर कर दो, क्योंकि जितने लोग देख सकेंगे देख पाएंगे, इसके बाद तो ये खत्म हो जाएगा। अगला मेरा स्ट्रैटेजी है मैपिंग स्ट्रैटेजिक रिस्क। रिस्क मैपिंग और मिटिगेटिंग रिस्क, थोड़ा रिस्क को समझना पड़ेगा। कुछ रिस्क होते हैं जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ रिस्क होते हैं जो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं। जैसे जैसे बिजनेस में बढ़ेंगे, अलग अलग रिस्क को समझना जरूरी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। कभी कभार देनदारी का रिस्क होता है, लायबिलिटी रिस्क, डिजाइन का रिस्क होता है जो आपने बनाया है, कंपटीशन का रिस्क होता है, बाहर से कोई ना आ जाए, या फिर ऑपरेशन स्पीड का रिस्क होता है, ऑपरेशन आपके ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। कंप्लायंस, नियम कानूनों के भी रिस्क होते हैं। मार्केटिंग का रिस्क होता है, आपकी जो मार्केटिंग है वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर दिया, कस्टमर नहीं जुड़ पा रहा है। प्रोजेक्ट का भी रिस्क होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने लिया है, इसके लिए जो पैसा तय किया है, कहीं उससे ज्यादा पैसा ना खर्च हो जाए। जो कस्टमर ने देना था 100 रुपया, आपने डिलीवर करना है, उसमें 110 रुपया लग गया, तो उल्टा 10 रुपया पल्ले से भी गया, टाइम भी गया आपका। इनोवेशन का भी रिस्क होता है, जो आप बनाने में समय लगा दिया वो ठीक बना कि नहीं बना। सिक्योरिटी का रिस्क होता है, साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक रिस्क होता है आपका, या प्रोक्योरमेंट, जो सामान खरीद रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, उसका भी रिस्क होता है कि परचेज डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं बीच में अपनी पत्ती तो नहीं रख रहा है, पैसा तो नहीं कमा रहा है। लिक्विडिटी का रिस्क होता है कि आपके पास कैश बचा है कि नहीं बचा। इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क होता है, इतना बड़ा पैसा लगाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि नहीं लगाया, किराए पे ले ले। मार्केट का रिस्क होता है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, कोई नई कंपनी एक्वायर करने जा रहे हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन, उसका रिस्क होता है। एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में है, डॉलर के साथ इंडियन रुपी फ्लक्चुएट कर गया, आपकी अपनी हेल्थ का रिस्क है, वो खुद का रिस्क है। मैक्रो का रिस्क है, यानी कि मैक्रो मतलब यहाँ क्या होगा, कोरोना। मैक्रो मतलब आसपास का एनवायरमेंट, उसका भी रिस्क है। इन्फ्लेशन का रिस्क होता है,
पर क्या कहते हैं कि यूं ही नहीं होता संकटों का नाश, कोई हल तो जरूर है इंसान के आसपास। आपको प्लान करना है अपने रिस्क को। दो मैट्रिक्स बताऊंगा, एक प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट मैट्रिक्स और एक कंट्रोल इंपैक्ट मैट्रिक्स। प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट क्या होता है? भाई कौन से रिस्क पे ध्यान लगाना है, प्रायोरिटी करनी है। अब बिजनेस पे ध्यान लगाएं या खाली रिस्क ही मैनेज करते रह जाएं, तो किस पे ज्यादा ध्यान लगाना है?